आइए अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत करते हैं कोरोना पर भारत के एक और प्रहार से। आज से करीब 14 करोड़ लोगों को तीसरा सुरक्षा कवच मिलने की शुरुआत हो गई है। ये वो लोग हैं जो वायरस के खिलाफ जंग में या तो सबसे आगे खड़े हैं या फिर इस जंग में उन्हें ही सबसे ज्यादा खतरा है। ऐसे ही लोगों को आज से प्रिकॉशन डोज दी जा रही है, यानी पूरे देश में हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और बुजुर्गों को तीसरा टीका लगना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से एक बड़ी आबादी में फिर से उत्साह देखने को मिल रहा है। ये प्रिकॉशन डोज ऐसे समय में लग रही है जब देश में कोरोना के एक दिन में लगभग 1,80,000 मामले सामने आ चुके हैं। 4 दिन में देखते ही देखते आंकड़ा 1 लाख पार कर चुका है। भले ही ओमिक्रॉन को माइल्ड कैटेगरी का माना जा रहा हो, लेकिन उसकी वजह से कोरोना मामलों में बेलगाम बढ़ोतरी हो रही है, जो हमारे लिए चिंता का विषय बन चुकी है। ऐसे में सबसे ज्यादा खतरा मेडिकल स्टाफ, फ्रंटलाइन वर्कर्स और बुजुर्गों को है, जिन्हें सुरक्षित रखने के लिए एक और सुरक्षा कवच की जरूरत है। देश के वैक्सीन अभियान का ये एक नया कीर्तिमान है। इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए बूस्टर या कहीं की प्रिकॉशन डोज देने की शुरुआत हो गई है। जल्दी ही फ्रंटलाइन और हेल्थ केयर वर्कर्स के साथ देश में गंभीर बीमारी वाले करोड़ों बुजुर्गों को तीसरी डोज का सुरक्षा कवच हासिल हो जाएगा। बहुत सेटिस्फाइड है। इवन हमारा जो बूस्टर डोज था तो हमको उसका SMS भी आ गया था और हम यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से ट्रीटमेंट हो रहा है, डोज भी अच्छी तरह से जा रहा है और जो डर था वो स्लोली बूस्टर डोज लेने से कम हो रहा है। कल हमको वैसे SMS भी आया था गवर्नमेंट का कि आप एलिजिबल है, आप आके 10 तारीख को ले सकते हैं। आज ही शुरुआत हो गई, SMS भी कल आ गया, तो वी वर एक्सट्रीमली हैप्पी। एक हमारा मोबाइल नंबर बताने से बाकी कुछ करना नहीं पड़ा और तीसरा डोज हमें आसानी से मिल गया। ओमिक्रॉन की आहट के साथ ही बूस्टर डोज की मांग रही है। महामारी के खिलाफ जंग में आगे खड़े मेडिकल कर्मचारी हों या फ्रंटलाइन वर्कर्स, इन सभी को शुरुआत में ही वैक्सीन दी गई थी, यानी इनके वैक्सीनेशन के बाद 9 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और यही बात बुजुर्गों पर भी लागू होती है। डॉक्टर्स का मानना है कि इतने लंबे अरसे में वैक्सीन का असर कम हो गया है, लिहाजा इन सभी को बूस्टर डोज की जरूरत है। जो बूस्टर डोज है उसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि ये देखा गया है कि जो इम्यूनाइजेशन टीकाकरण के द्वारा किया गया था फर्स्ट और सेकंड डोज का, वो 3 से 6 महीने के अंदर जो एंटीबॉडी रिस्पॉन्स है शरीर में वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। इसलिए गवर्नमेंट गाइडलाइंस है कि जो दूसरा डोज लगा है उसके 9 महीने के बाद में हम वापस से बूस्टर डोज लगाएं। वो इसलिए लाया गया है कि जो एंटीबॉडी रिस्पॉन्स शरीर में कम हो रहा था वो वापस से स्ट्रॉन्ग किया जा सके, बढ़ाया जा सके। देश में तीसरी लहर का प्रकोप शुरू हो चुका है और रोजाना 1 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हो रहे हैं। इसलिए राज्य सरकारें मेडिकल कर्मचारियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स और बुजुर्गों को बूस्टर डोज देने में देर नहीं लगाना चाहती। 60 साल से ज्यादा जिनकी उम्र है और वो विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं, उसके लिए कोई सर्टिफिकेट लाने की आपको जरूरत नहीं है। कोविड के खिलाफ ये युद्ध हमें जीतना है। पहले दिन बूस्टर डोज लेने वालों में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र भी शामिल हुए और इसी तरह दिल्ली समेत तमाम शहरों में प्रिकॉशन डोज के लिए उत्साह नजर आया। हम सेफ रहेंगे और बीमारी से बचेंगे। पहले भी 2 डोज ली थी, हम तब भी श्योर हो गए थे। आज भी एक विश्वास है कि हम सेफ हैं। ये बूस्टर डोज लिया है, इसकी तो बहुत जरूरत है, कोरोना काल चल रहा है। बूस्टर डोज की इस मौजूदा मुहिम में करीब 16 करोड़ से ज्यादा को तीसरी डोज दी जाएगी। इनमें 60 साल से ज्यादा उम्र के करीब 13 करोड़ लोग हैं, 1 करोड़ हेल्थ केयर वर्कर्स हैं और लगभग 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं। चुनाव में जिनकी ड्यूटी लगेगी उन्हें भी फ्रंटलाइन वर्कर्स की कैटेगरी में ही रखा गया है। सरकार की कोशिश है कि प्रिकॉशन डोज लेने में न तो देरी हो और न ही कोई दिक्कत आए। जो लोग इस ग्रुप में आते हैं वो सीधे वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर प्रिकॉशन डोज ले सके। गंभीर बीमारी वाले बुजुर्गों को अपने साथ डॉक्टर का सर्टिफिकेट लेकर जाने की भी जरूरत नहीं है। सरकारी वैक्सीनेशन केंद्रों पर तीसरी डोज मुफ्त में दी जा रही है। जो भुगतान करने में सक्षम है उनके लिए प्राइवेट अस्पतालों में भी ये सुविधा उपलब्ध है। हालांकि बूस्टर के तौर पर मिक्स एंड मैच वैक्सीन देने की चर्चा थी, लेकिन सरकार ने साफ इनकार कर दिया कि वैक्सीन की तीसरी डोज वही होगी जो पहली और दूसरी है। मसलन जिसने कोविशील्ड की वैक्सीन ली है उसे बूस्टर डोज भी कोविशील्ड की ही दी जाएगी।
पहले कोवैक्सीन लेने वालों को तीसरी डोज कोवैक्सीन की ही दी जाएगी। आइडियली बूस्टर का मतलब होता है उसी इम्यूनिटी को बूस्ट करना, ठीक है, जो एग्जिस्टिंग है। तो जिस वैक्सीन से वही देनी चाहिए, क्योंकि हमें अभी सारे वैक्सीन का लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी देखना है, अच्छे इफेक्ट भी, बुरे इफेक्ट भी। अगर हम मिक्स करते रहेंगे तो किसी की कोई जवाबदेही नहीं रहेगी अगर कोई बैड इफेक्ट आता है। तो उस लिहाज से भी, साइंस के लिहाज से भी जो है, अगर बूस्टर देना है तो जिनको जो वैक्सीन लगी है वही देना चाहिए। ब्रिटेन की एक रिसर्च के मुताबिक वैक्सीन की तीसरी डोज ओमिक्रॉन से संक्रमण के बाद अस्पताल जाने से रोकने में करीब 88% कारगर है। यानी जिन्होंने बूस्टर या फिर प्रिकॉशन डोज ली है, उनमें ज्यादातर घर में रहते हुए ठीक हो सकते हैं। उम्मीद यही की जा सकती है कि भारत में भी बूस्टर ओमिक्रॉन के खिलाफ एक मजबूत रक्षा दीवार साबित होगा। नोएडा से तेजश्री पुरंदरे, दिल्ली से श्रुतिका, मुंबई से पारस दामा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे दिल्ली भी उन्हीं शहरों की तरह है जहां बड़ी संख्या में फ्रंटलाइन वर्कर्स और कई तरह की बीमारियों से ग्रसित बुजुर्ग बसते हैं, और यही वजह है कि सरकार की तरफ से मुफ्त दिए जा रहे प्रिकॉशन डोज को लेकर उनमें उत्साह देखने को मिला। प्रिकॉशन डोज को लेकर पहले दिन दिल्ली का किस तरह का मिजाज रहा, ये बता रही मेरी सहयोगी श्रुतिका। देश कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है। आज वैक्सीनेशन की बात करें तो 77 लाख से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगी है। इसके अंदर वो लोग भी आते हैं जो 60 से ज़्यादा हैं, जिनको आज से प्रिकॉशनरी डोज लगनी शुरू हुई है। इनके अंदर हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, वहीं फ्रंट लाइन वर्कर्स भी हैं, जिन्हें 9 महीनों के बाद में अपनी तीसरी डोज लगी है। अब उम्मीद ये की जा रही है, जो आज खासा उत्साह देखने को हर वैक्सीनेशन सेंटर पर मिला है, कि जल्द ही सभी लोग अपना ये प्रिकॉशनरी टीका ले लेंगे और इस लड़ाई को और मजबूत करेंगे जो हम कोरोना के खिलाफ लड़ रहे हैं। कैमरा पर्सन मनीष झा के साथ श्रुतिका, दिल्ली, गुड न्यूज़ टुडे। चलिए अब दिल्ली के बाद हम कोलकाता में प्रिकॉशन डोज को लेकर लोगों में किस तरह का उत्साह है वो भी आपको दिखाते हैं। मेरी सहयोगी प्रेमा बता रही है। बूस्टर डोज आज से शुरू हो चुका है पश्चिम बंगाल में। आए हम यहाँ पे बात करते हैं इस प्राइवेट क्लिनिक में, यहाँ पे वैक्सीन का बूस्टर शॉट शुरू हो रहा है। आप अगर बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या नियम है, लोग क्या पहले उनको रजिस्टर करना पड़ेगा कोविन ऐप पर, या यहाँ पे आके वो लोग रजिस्टर कर पाएंगे? वो लोग दोनों काम कर सकते हैं, यहाँ पे आके रजिस्टर भी कर सकते हैं, रजिस्टर करके भी आ सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर कन्वीनियंस एंड देयर नॉलेज फॉर द कंप्यूटर। और यहाँ पे सवेरे से कितने लोग आ चुके हैं? सवेरे 8:30 बजे से शुरू हो चुका है और ये 2:30 बजे तक चलेगा, तो कितने लोग आ चुके हैं सवेरे से? 40 से 50 लोग आ चुके हैं एंड इनमें से अराउंड 24-25 लोगों के बूस्टर डोज, प्रिकॉशनरी डोज विच इज कॉल्ड, लग चुका है। एंड कितने लोग हैं जिन्हें ये नहीं मालूम था कि 9 मंथ्स का गैप होना चाहिए सेकेंड डोज से, तो उन्हें हमें लौटाना पड़ा। लेकिन आई थिंक सो अब लोगों को जैसे जानकारी मिलेगी वो वैसे फिर आते रहेंगे। तो अब तक लोग जानकारी पाने की कोशिश में है। आए हम एक डॉक्टर से बात करते हैं। आपने आज वैक्सीन लिया है, अपना बूस्टर शॉट लिया है, अगर सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं आप हमें, और इसके अलावा आपको कैसे लग रहा है? थोड़ा सेफ भी लग रहा है कि अभी आपने वैक्सीन लिया है, अपना बूस्टर शॉट लिया है? डेफिनेटली आई एम फीलिंग मच सेफर बिकॉज आई हैव टेकन द प्रिकॉशन डोज। तो यहाँ पे आपको रजिस्टर करके आना पड़ा या आप यहाँ पे आके अपना आधार कार्ड दिखा के रजिस्टर किए? नो नीड आधार कार्ड, दिस सर्टिफिकेट इटसेल्फ सर्व द पर्पज। तो यहाँ पे लोग आ सकते हैं, वॉक इन कर सकते हैं, अपना आधार कार्ड लेके वो लोग यहाँ पे आके अपना सेकेंड डोज वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिखाकर यहाँ पे एक बूस्टर शॉट ले सकते हैं। महाराष्ट्र में भी कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। ये बात भी किसी से छिपी नहीं है कि मुंबई शहर एक बार फिर से हॉटस्पॉट बना हुआ है। ऐसे गंभीर हालात में स्वास्थ्य कर्मियों और 60 साल से ऊपर के बीमार बुजुर्गों को तीसरा टीका लगना है, यानी कि प्रिकॉशन डोज लगना है, और ये किसी भी वरदान से कम नहीं है। मुंबई से ऐसे लोगों में कितना उत्साह आज दिखा पहले दिन, पारस मेरे सहयोगी बता रहे हैं।
मुंबई का नेस्को कोविड सेंटर है यहाँ पे, जहाँ हम पहुँचे हैं। यहाँ पे लगातार लोग पहुँच रहे हैं, जहाँ पे आज जो कुछ कैटेगरीज हैं उनको बूस्टर डोज लगनी है। इस कैटेगरी में जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो फ्रंट लाइन में काम करते हैं, उन वर्कर्स के लिए होगा। साथ ही साथ जो 60 से ज़्यादा अधिक उम्र के आयु के लोग हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं, उनको भी आज लगाया जाएगा। बट सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, आपकी एलिजिबिलिटी, आप तब बूस्टर डोज लगा सकते हैं जब आपने दूसरा डोज जो है वो लगवा लिया है और उसको 9 महीने पूरे हो गए होंगे, तो ही आपको बूस्टर डोज जो है वो लगाई जाएंगी। भीड़ को काबू करने के लिए और लोगों को संक्रमण ना हो, भीड़ भाड़ वाली जगह है, यहाँ लोग पहुँचते हैं वैक्सीनेशन के लिए, इसके लिए सारी चीज़ें जो हैं, सारे हिस्से अलग अलग कर दिए गए हैं। ये हिस्सा है, यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो हैं वो हैं हेल्थ वर्कर्स हो सकते हैं, फ्रंट लाइन वॉरियर्स जो हैं वो यहाँ बैठते हैं, और साथ ही साथ जो सीनियर सिटीजन है उनको यहाँ रुकाया गया है, यहीं उनका वैक्सीनेशन होगा। यही अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई हैं, अलग अलग आप देखते हैं हिस्से बनाए गए हैं, जहाँ पर अंदर जो है वो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। और अब तकरीबन सुबह से यहाँ 500 से ज्यादा लोग पहुंचे हैं जो बूस्टर डोज लगवा चुके हैं। बहुत खुशी लग रही है उनको कि गवर्नमेंट उनके लिए एक बूस्टर डोज भी अरेंज किया है। कई लोगों ने हमें ऐसे बताया कि उन्होंने फर्स्ट और सेकंड डोज भी यहीं पर लिए थे और अभी तक उन्हें वैक्सीन लेने के बाद कोविड नहीं हुआ है। तो ये सुनकर भी हमको बहुत खुशी हुई और आज वो अपनी तरफ से बहुत खुशी से आए हैं बूस्टर डोज लेने के लिए। बूस्टर डोज जो शुरू किया गया है वो अच्छी चीज है, अच्छी चीज है। क्या कुछ प्रोसेस किया था आपने बूस्टर डोज लगवाने के लिए मैम? ऑनलाइन प्रोसेस किया था। तो आप अभी खुश हैं? खुश है, सेफ फील कर रही हैं? हाँ। ये जो बूस्टर डोज जो देना चालू किया है ये बहुत ही अच्छी स्कीम है और इसका लाभ सभी लोगों ने लेना चाहिए। जैसे हमने भी पहले दिन लिया वैसे सभी लोगों ने इसका लाभ लेके अपने गवर्नमेंट को सहायता करना चाहिए। जो भी लोग बूस्टर डोज लगवा के निकल रहे हैं वो बहुत ज्यादा खुश हैं और अपने आप को अब सुरक्षित मानते हैं। कैमरामैन नितिन वर्ने के साथ पारस दामा, गुड न्यूज टुडे। उत्तर प्रदेश के नोएडा में कोरोना संक्रमण की रफ्तार सबसे ज्यादा डराने वाली है। एक हफ्ते के अंदर ही फिर से यहाँ पर 1149 नए मामले सामने आ चुके हैं और इस सप्ताह में ये दूसरी बार है जब कोरोना मरीज 1100 के पार हुए हैं, जिसके बाद कई स्वास्थ्य विशेषज्ञ कम्युनिटी स्प्रेड की आशंका जताने लगे हैं। अब ऐसी स्थिति में प्रिकॉशन डोज की शुरुआत किसी राहत से कम नहीं है। नोएडा से मेरी सहयोगी तेजश्री पुरंदरे की रिपोर्ट देखिए। पहले और दूसरी लहर में जिस तरह से डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, स्पेशल टीम पूरी उनकी जो संक्रमित हुई थी कोरोना से, ऐसा ही कुछ नजर अब तीसरी लहर में भी देखने को मिल रहा है। डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ भी अब इसकी चपेट में आ रहे थे। तो ऐसे में इनके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है बूस्टर डोज, आपके लिए क्या मायने रखते हैं? आप यहाँ पर आज सुबह से वैक्सीन दे रहे हैं लोगों को, लेकिन आपके लिए कितना मायने रखता है बूस्टर डोज? आज आपको फाइनली बूस्टर डोज लग चुका है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया लग रहा है। कैसा लग रहा है आपको? क्या आपको लग रहा है कि आप पूरी तरह से सेफ हो चुके हैं? बिल्कुल अपना सेफ है पूरी तरह से। हाँ बिल्कुल सेफ। ऐसे में जब ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं, लगातार संक्रमण फैल रहा है, कितना सुरक्षित महसूस कर रही हैं अब आपको जब बूस्टर डोज लग चुका है? काफी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अब अगर कोविड के पेशेंट भी आएंगे तो हमें बिल्कुल घबराहट नहीं होगी। ऐसा लग रहा है हम फुल तरीके से सेफ्ड हैं। अब किसी तरह की कोई घबराहट नहीं मैम, कोई घबराहट नहीं, क्योंकि हमें बूस्टर डोज भी लग चुका है तो हमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब आप कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं? यस मैम, 101% कॉन्फिडेंस महसूस कर रही है आपके लिए? मैम बहुत गुड न्यूज है हमारे लिए भी और सभी के लिए भी। बूस्टर डोज सभी को लगवाना चाहिए अपनी सेहत के लिए। तो यहाँ से जाते जाते आप गुड न्यूज वाली स्माइल लेकर जाएंगी? जी बिल्कुल मैम। तो देखिए, तमाम वो हेल्थ वर्कर्स हैं जिन्हें बूस्टर डोज लगने के बाद इनका कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट अप हो गया है, क्योंकि बूस्टर डोज इन सभी के लिए बहुत जरूरी था। और इसलिए हम आपको बार बार ये चीज बता रहे हैं कि वैक्सीनेशन का जो सिलसिला है वो सुबह से चल रहा है और रफ्तार कहीं से भी धीमी नहीं पड़ी है। उत्तर प्रदेश की भी हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में डे 1 से, चाहे वो बच्चों का वैक्सीनेशन हो, बुजुर्गों का वैक्सीनेशन हो या फिर यंगस्टर्स का वैक्सीनेशन हो, हर एक फेज में वैक्सीनेशन की जो रफ्तार रही वो बहुत तेज रही। लेकिन अब जरूरी है कि हम आने वाले खतरे को रोके, आने वाला संकट जो हमारे लिए इंतजार कर रहा है, तीसरी लहर से जो अब हमें जंग लड़नी है, उसे हम रोके। कैसे? बेसिक कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें और साथ ही साथ सारे कोरोना के नियमों का भी पालन करें। कैमरामैन संजय के साथ दिल्ली से तेजश्री पुरंदरे। देश में तीसरी लहर की आशंका से अब कोई इनकार नहीं कर सकता है। पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण की रफ्तार बेहद चौंकाने और डराने वाली रही है। आज लगातार चौथा दिन है जब 1 लाख से ज़्यादा केस सामने आ चुके हैं। इसकी वजह से जनवरी के दूसरे हफ्ते की शुरुआत भी जाहिर सी बात है कि चिंता भरी रही है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 1,79,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं।
पॉजिटिविटी रेट यानी कि संक्रमण दर भी 13.29% तक पहुंच गई है। यानी पिछले साल आई दूसरी लहर के बाद एक बार फिर से कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। भारत में बढ़ती आर वैल्यू भी इस बात की पुष्टि कर रही है। 2 दिसंबर को देश की आर वैल्यू 0.95 हुई थी। करीब एक महीने बाद भारत की औसत आर वैल्यू 1.64 है। यानी सिर्फ 39 दिन में आर वैल्यू में करीब 80% का इजाफा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि आर वैल्यू भला क्या है, जिसका जिक्र मैंने बार बार किया है, तो यही हम आपको समझाते हैं। दरअसल आर वैल्यू यानी कि रिप्रोडक्शन वैल्यू एक मैथमेटिकल टर्म है जो ये बताता है कि कोई वायरस कितना ज़्यादा संक्रामक है। यानी आर वैल्यू ही वो पैमाना है जिससे हमें ये पता चलता है कि 100 संक्रमित शख्स कितने स्वस्थ लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। फिलहाल भारत की आर वैल्यू 1.64 है, यानी कि 100 संक्रमित लोग 164 स्वस्थ लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। आर वैल्यू का इस्तेमाल किसी भी महामारी की रफ्तार को समझने के लिए ही होता है। फिलहाल पूरी दुनिया की तरह भारत भी कोरोना महामारी से ही त्रस्त है और इसीलिए फिलहाल आर वैल्यू का इस्तेमाल कोरोना संक्रमण की रफ्तार को समझने के लिए हो रहा है। पिछले एक महीने में एक बार फिर भारत की आर वैल्यू बढ़नी शुरू हो गई है, जिसकी वजह से डॉक्टर्स के अलावा हेल्थ वर्कर्स या कहें कि हेल्थ से जुड़े एक्सपर्ट्स भी लगातार चिंतित हो रहे हैं। देश की आर वैल्यू भले ही 1.64 है, लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जिनकी आर वैल्यू देश के औसत से भी ज़्यादा है, जो देश के स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ साथ इन राज्यों के स्वास्थ्य महकमों के लिए भी बड़ी चिंता है। जिसमें सबसे पहले बिहार की बात आती है, जहां फिलहाल आर वैल्यू 2.08 है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर 100 संक्रमित मरीज 208 स्वस्थ लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। बिहार से सटे उत्तर प्रदेश का हाल भी आपको बता देते हैं, चुनाव भी वहां पर होने हैं। आर वैल्यू यहाँ पर 2.03 है, यानी 100 संक्रमित लोग 203 सेहतमंद व्यक्तियों को संक्रमित कर सकते हैं। पंजाब एक और चुनावी राज्य, आर वैल्यू यहाँ पर 1.95 है, जिसका मतलब ये है कि 100 संक्रमित लोगों से संक्रमण 195 स्वस्थ लोगों में ट्रांसफर हो सकता है। पंजाब में कोरोना संक्रमण की रफ्तार खुद इस बात की वैसे गवाही भी दे रही है। आर वैल्यू के मामले में चौथे नंबर पर राजस्थान है, जहां पर आर वैल्यू 1.93 है, जिसका मतलब ये है कि राजस्थान में 100 संक्रमित लोग 193 लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। 5वें नंबर पर दिल्ली है, देश की राजधानी है, आर वैल्यू 1.84 है, जिसका मतलब ये है कि 100 संक्रमित 184 हेल्दी लोगों में संक्रमण फैला सकते हैं। उत्तराखंड का जिक्र करेंगे, यहाँ पर 1.79 पर पहुंच चुका है आर वैल्यू, जिसका मतलब ये है कि 100 संक्रमित लोग 179 स्वस्थ इंसानों को संक्रमित कर सकते हैं। झारखंड भी इन्हीं राज्यों में शामिल है, जहां आर वैल्यू 1 से ऊपर जा चुकी है और यहाँ पर रिप्रोडक्शन वैल्यू 1.75 है, यानी 100 संक्रमित लोग 175 स्वस्थ लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। अगर देश की मौजूदा आर वैल्यू को गंभीरता से आपको समझना है तो पिछले साल आई दूसरी लहर के आंकड़ों को भी समझना होगा, तभी हमें यही पता चलेगा कि आर वैल्यू बढ़ने का मतलब क्या होता है और इसका असर क्या हो सकता है। दरअसल दूसरी लहर की शुरुआत के दौरान 9 मार्च और 21 अप्रैल ये 2 तारीखें थी, इस बीच आर वैल्यू 1.37 थी और इसी वजह से इस दौरान केसेस तेजी से बढ़ रहे थे। दूसरी लहर अपनी पीक की ओर बढ़ रही थी। 24 अप्रैल से 1 मई के बीच आर वैल्यू 1.18 थी और फिर 7 मई आते आते 1.10 रह गई थी। साफ है कि आर वैल्यू बढ़ने से केस बढ़ने लगते हैं और यही वजह है कि इसे रोकने पर जोर दिया जाता है। एक व्यक्ति अगर एक से ज़्यादा व्यक्ति को संक्रमित करने लगे तो हालात अच्छे नहीं कहे जा सकते हैं। कोई महामारी कितनी गंभीर है, इसे मापने के लिए 3 पैमानों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें आर वैल्यू के अलावा केसेस की संख्या होती है, उसकी गंभीरता भी शामिल होती है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि लक्षण महसूस करते ही आप सबसे पहले अपना टेस्ट करवाएं। संक्रमण की स्थिति में कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन भी करें।
आर नंबर जो है वो बेसिकली सादे शब्दों में या सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करें तो एक व्यक्ति जितने लोगों को इन्फेक्शन ट्रांसमिट करता है उसे आर नंबर या आर वैल्यू कहा जाता है। मान लीजिए मैं कोरोना संक्रमित व्यक्ति हूँ, यदि मुझसे वो इन्फेक्शन 2 लोगों को मिलता है तो आर नंबर जो है वो 2 हो जाएगा। या यदि मैं इन्फेक्शन को 3 लोगों को ट्रांसमिट करता हूँ तो जो आर नंबर है वो 3 के आसपास के हो जाएगा। तो इसलिए जो स्ट्रेस साइंटिफिक कम्युनिटी में जनरेट हो रहा है कि आर नंबर जो है वो 2.69 है और कुछ राज्यों के अंदर लगभग 7 स्टेट्स हैं जिनके अंदर ये लगभग 3 को भी क्रॉस कर चुका है। तो इसका मतलब ये है कि एक व्यक्ति जो कोरोना से संक्रमित है वो 3 और लोगों को संक्रमित कर रहा है, इन्फेक्ट कर रहा है। तो डेफिनेटली ये एक तरीके से एम्प्लीफिकेशन ऑफ डिसीज़ हो रहा है, काफ़ी रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज़ हो रहा है, इसलिए चिंता की बात है और इसे कंट्रोल करना चाहिए। कोशिश यह रहना चाहिए कि आर वैल्यू को धीरे धीरे करके कम किया जाए, 3 से घटाकर 2, 2 से घटाकर 1 से कम किया जाए ताकि ये जो वेव है ये समाप्ति की ओर अग्रसर हो। तो दिस इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न एंड हम लोगों को सबको कोशिश करना चाहिए कि हम सारे मेजर्स का पालन करें जिससे आर नंबर कम हो सके। सीधी सी बात है, SMS सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एंड सैनिटाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट। इसी से ट्रांसमिशन कम होगा और इसी से आर नंबर भी कम होगा। आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति मतदान है और यही वजह है कि लोकतांत्रिक ढांचे को और मजबूत करने के लिए चुनाव आयोग 5 राज्यों के मतदाताओं को नई सुविधा देने जा रहा है जो डोर स्टेप वोटिंग यानी कि घर बैठे वोट देने से जुड़ी हुई है। ये सुविधा उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में रहने वाले कुछ खास तरह के मतदाताओं को ही मिलेगी, जिनमें 80 साल से ऊपर के बुजुर्ग नागरिक शामिल हैं, दिव्यांग हैं, कोरोना संक्रमण से जूझ रहे मरीज भी शामिल हैं। इसके लिए चुनाव आयोग के बूथ स्तर के अधिकारियों की तरफ से ऐसे बुजुर्गों, दिव्यांगों और कोरोना संक्रमित मतदाताओं को 12D फॉर्म दिया जाएगा। इसी को चुनाव अधिकारी खुद लाभान्वित लोगों के घर लेकर जाएंगे। मतदाताओं की तरफ से फॉर्म भरने के बाद पोलिंग दल उनके घर पर जाएगा, सीलबंद लिफाफे में फॉर्म को वापस लेगा जिसमें मतदान दर्ज होगा। पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहे इसके लिए फॉर्म लेते समय वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी। हालांकि जो मतदाता डोर स्टेप वोटिंग की सुविधा का फायदा लेंगे वो तो मतदान केंद्र पर जाकर वोट नहीं डाल पाएंगे, ये भी साफ है। तो डोर स्टेप वोटिंग यानी कि घर बैठे वोट की सुविधा सबसे पहले आपको बताएं कि 2019 में झारखंड विधानसभा चुनावों में शुरू हुई थी। तब इसका फायदा सिर्फ बुजुर्गों और दिव्यांगों तक ही सीमित रखा गया था। हालांकि कोरोना महामारी के आने के बाद ये सुविधा सीमित स्तर पर बिहार में मुहैया कराई गई, जहां सिर्फ 3% लोगों ने ही इस सुविधा का फायदा लिया था। पिछले साल तमिलनाडु और पुडुचेरी में हुए विधानसभा चुनावों के लिए भी चुनाव आयोग ने ये सुविधा मुहैया करवाई थी। डोर स्टेप वोटिंग का फॉर्मूला पोस्टल बैलेट की सुविधा पर ही आधारित है। हालांकि पोस्टल बैलेट की सुविधा का फायदा सिर्फ सैन्य बल, भारत के बाहर से काम कर रहे सरकारी ऑफिसर्स, उनकी पत्नियां और जिस राज्य में चुनाव हो रहा है वहां पर ड्यूटी पर लगाए गए पुलिसकर्मी ही ले सकते हैं और इसके लिए वो चुनाव आयोग की तरफ से दिए गए फॉर्म को भरकर पोस्ट से अपना वोट डाल सकते हैं। 2 दिन पहले 5 राज्यों के चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील चंद्रा ने खुद डोर स्टेप वोटिंग के बारे में भी बताया था। A polling team consisting of 2 polling officials along with a videographer and security will then go to electors' house along with the voting compartment and get the electors to vote on the postal ballot. That is just like ECI at the doorstep of the voter. Candidates will be provided a list of such electors along with route chart and a schedule so that they may send their representative accordingly. Therefore, there is absolutely transparency as far as this absentee voter is concerned. कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव करवाना एक बहुत बड़ी चुनौती है और ऐसे में मतदाताओं की सुरक्षा पर भी खास ख्याल और उनका खास ध्यान रखा जा रहा है, जिसमें इस बार डोर स्टेप वोटिंग की सुविधा भी शामिल है। सुनिए कानपुर के जिलाधिकारी क्या कह रहे हैं इसको लेकर। कोविड के दृष्टिगत जो पोलिंग बूथ में अलग अलग प्रकार के जो दिशा निर्देश आयोग ने निर्गत किया है, जैसे वोटिंग का जो समय बढ़ाने से लेकर के वहां पे कोविड अनुरूप व्यवहार सुनिश्चित कराने के लिए वहां पे थर्मल स्क्रीनिंग का व्यवस्था हो और वहां पे अलग से वेटिंग एरिया हो, ये सारी चीजें वहां पे वोटिंग बूथ में हम लोग सुनिश्चित किए जाएंगे ताकि कोविड अनुरूप एक वातावरण में वोटिंग का हम लोग कार्रवाई सुनिश्चित करें। और जो
कोविड पॉजिटिव है या सस्पेक्टेड जो कोविड केसेस है या जो होम आइसोलेशन में लोग हैं, इनको हम लोग जैसे मैंने कहा कि नोटिफिकेशन के बाद 5 दिन के अंतर्गत विशेष टीम्स गठित करके हम लोग इनको फॉर्म 12D उपलब्ध कराएंगे और उनके जो फॉर्म 12D में इनका जो रेस्पॉन्स के आधार पर पोस्टल बैलेट्स की प्रिंटिंग के बाद टीम्स गठित करके जो फोर्स और वीडियोग्राफी के साथ घर घर जाकर के इनका वोटिंग कराने का, पोस्टल बैलेट के माध्यम से इनका वोटिंग कराने की व्यवस्था की जाएगी। और घर बैठे वोट देने का फायदा क्या होगा, मेरे सहयोगी संजय शर्मा बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर, इन 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने ऐसे इंतज़ाम किए हैं जिसमें 80 साल से ज़्यादा उम्र के बुज़ुर्ग, दिव्यांग और ऐसे लोग जो या तो कोरोना से संक्रमित हैं या फिर जिनमें कुछ ऐसे लक्षण हैं जो कोरोना जैसे या ओमिक्रॉन जैसे लगते हैं, ऐसे लोग घर बैठे मतदान कर सकेंगे। कैसे, आइए हम बताते हैं कि क्या इंतज़ाम निर्वाचन आयोग ने इन लोगों के लिए किए हैं। एक वैन होगी, वैन के साथ ही एक अलग टीम बनेगी, जो टीम पहले से जिनको घर बैठे मतदान करना है उनको इस बारे में सूचित करना होगा अपने BLO को, या BLO आकर लोगों से पता कर लेंगे कि 80 साल के बुज़ुर्ग उनके बूथ के हिसाब से उस इलाके में कितने हैं और उन लोगों से संपर्क किया जाएगा। जो लोग घर से मतदान करने के इच्छुक होंगे उनका नाम रजिस्टर कर लिया जाएगा, दिव्यांग होंगे उनका भी नाम रजिस्टर हो जाएगा। इसके अलावा जो लोग जिनमें कोरोना या ओमिक्रॉन संक्रमण के लक्षण उभर रहे हैं या जो लोग पहले से घोषित रूप से जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है वो अपने घर से मतदान कर सकते हैं। इसके लिए बाकायदा टीम उनके घर तक जाएगी, वीडियोग्राफर साथ में चलेंगे और पहले से चूँकि ये पता रहेगा कि कितने लोग कहाँ कहाँ रहते हैं जिनके यहाँ मतदान के लिए जाना है, तो वहाँ टीम जाएगी, वहाँ उनको एक लिफाफा दिया जाएगा पूरी तरह से सैनिटाइज करके, और वहाँ वीडियोग्राफी के साथ ही उन मतदाता के ऊपर वीडियोग्राफी की जाएगी कि वो अपना मतदान कर लें। बैलेट को फिर लिफाफे में बंद किया जाएगा और लिफाफे के साथ ही उसे फिर सैनिटाइज करके टीम लेकर वापस आ जाएगी और उसे बूथ में जमा किया जाएगा, ताकि जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट को पैक किया जाए उसके साथ ही ये सारी चीज़ें भी पैक होंगी। एक बड़े लिफाफे में उन्हें रखा जाएगा पूरी तरह से सुरक्षा के साथ और उन्हें सुरक्षा के साथ ही मतदान केंद्रों तक भेजा जाएगा। इस तरह से एक नया तरीका खोजा गया है जिसमें स्वतंत्र, निष्पक्ष और सुरक्षित चुनाव कराया जाए, ताकि कोई भी वोटर छूटे नहीं। जो लोग नहीं आ सकते हैं, अशक्त हैं, उन सारे लोगों को उनके घर जाकर मतदान का इंतज़ाम किया गया है ताकि वो मतदान करने बूथ पर ना आए, जिससे उनकी सुरक्षा और लोगों की सुरक्षा को भी खतरा हो। लिहाजा ऐसे इंतज़ाम किए गए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे इंतज़ाम किए हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिकली बहुत साउंड होगा इस बार का चुनाव, यानी हाईटेक। उम्मीदवार अपने घरों से ही फाइलिंग कर सकेंगे अपने नामांकन पत्रों की। इसके साथ ही किसी को अगर कोई शिकायत करनी हो, किसी के बारे में बताना हो कि फलाना नेता, फलाना उम्मीदवार या उनके कार्यकर्ता आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, तो अपने मोबाइल से वीडियो बनाइए, फ़ोटो खींचिए और चुनाव आयोग को सीधा भेज दीजिए। कुल मिलाकर ये चुनाव न केवल इलेक्ट्रॉनिकली हाइब्रिड होंगे, इसके अलावा मतदाताओं की सुविधा के लिए वो हर इंतज़ाम निर्वाचन आयोग कर रहा है, जिससे मत का प्रतिशत भी बढ़े, लोगों की भागीदारी भी बढ़े और साथ ही स्वतंत्र, निष्पक्ष और सुरक्षित चुनाव का माहौल भी बने। संजय शर्मा, गुड न्यूज़ टुडे के लिए, दिल्ली से। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। अच्छी और सच्ची खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।